हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो आज हम लोग अर्थमेटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट और उसके प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसका यूज होता है। और मैथमेटिक्स के ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस करा दिए गए हैं, एक दो बच रहा है जो आगे कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको, अगर आप अभी तक आपने मैथमेटिक्स के क्लास नहीं देखे हैं तो आप उसको लगा ले, क्योंकि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का आपका यूज आने वाला है। ठीक है, तो आप जितने भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टॉपिक बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पे केवल दो टॉपिक बचा हुआ है और बाकी सब हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को कवर कर लिया। तो ये दो टॉपिक मैथमेटिक्स में बचा हुआ है। तो अगर आप एक बार मैथमेटिक्स को देख लेंगे तो आपको अर्थमेटिकल रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग में ए पार्ट आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो एक बार आप जरूर से देखें तो आप इसका ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट उठा पाएंगे। रीजनिंग में भी ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, आगे आने वाले क्लास में आपको सब कवर करा दिया जाएगा। हाँ, एक और चीज कि जैसे मैथमेटिक्स में जो कुछ पार्ट बेसिक होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं ताकि किसी बच्चे का कोई भी पार्ट छूटे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैनल हो गया, चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट क्लासेस ऑलरेडी ऑन है। आपका हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, और बाकी आगे आने वाले टाइम में सब आपको विद इन टाइम कवर करा के आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा घटना चक्र से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखें, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले इसको इक्वेशन के टर्म में लिख लेना, फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ बोल रहे हैं कि द टोटल एज ऑफ मदर एंड हर सन इज 60 ईयर। ठीक है देखिए, मदर का कुछ एज रहा होगा तो उसको मैं मान लेता हूं मदर का एज जो है एम। ठीक है, और जो सन का एज होगा वो क्या रहा होगा, एस मान देता हूं। देखिए, एम और एस मान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे बोल रहा है कि टोटल एज दोनों का सम जो है, मदर और सन का एज कितना दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है 60 साल, 60 ईयर। ठीक है, 60 ईयर। और दूसरा दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द एज इज 30 ईयर, और वो दोनों का डिफरेंस जो एज का है वो कितना दिया हुआ है, 30 ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, 30 ईयर। तो अब आपको ये क्या हो गया, मदर और सन के बीच में दो अननोन है और दो इक्वेशन है। इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है। और पूछ क्या रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द मदर, तो मदर का एज कितना है, तो इसको सॉल्व कर ले। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको ऐड पता होगा लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2m इक्वल टू आएगा 90। तो m इक्वल टू कितना आ रहा है, 90/2। तो यहाँ से आ रहा है 45। ठीक है, तो मदर का एज कितना होगा, 45 ईयर होगा। ठीक है, आगे समझ में आया सबको। तो आपको कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, इसी टाइप के छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं और थोड़ा आगे कॉम्प्लेक्स जो भी आते हैं वो भी कराऊंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। क्या दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स KLMN, ठीक है, KL and M आर सिटिंग इन ए कैफे, देयर एवरेज इज 24 ईयर एंड अनदर फ्रेंड N ज्वाइंस द ग्रुप एंड द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बिकम 23 ईयर। ठीक है अभी तक मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, तो इसको क्या इक्वेशन के टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसको बार बार बोलता हूं आपको। तो जैसे मैं अगर बोलूं एवरेज एज, एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 24 ईयर। किसका दिया हुआ है, तो KL और M का दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद अच्छा, एक और चीज यहाँ पे करते हुए चलते हैं। मैंने एवरेज ऑलरेडी बताया हुआ है। एवरेज क्या होता है, एवरेज के क्लास ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर, वो कितने नंबर है। ठीक है, तो अब जैसे मान लिए कि आपको तीनों का एज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों का एज को ऐड करके और जितने 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज निकल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 एवरेज है इक्वल टू तीनों का जो सम होगा एज का। जैसे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ, बार बार इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में आपको ये तीनों का KL M का तीनों का एज का सम और डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से मुझे क्या निकल रहा है, सम ऑफ एज, एज किसका, KL और M का कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 24 × 3। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 72 ईयर। तो जो सम ऑफ एज KL M का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 72 ईयर।
ठीक है। अब इसको मैं एक बार आपको ऐसे बता दिया। ऐसे ही अगर मुझे निकालना होगा, अब पहले दूसरे इक्वेशन को आगे जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अनदर फ्रेंड एन ज्वाइंस द ग्रुप एंड द न्यू एवरेज एज बिकम्स 23। अब ये जो के एल एम का ग्रुप था, अब ये ग्रुप कितना का हो गया, यहाँ पे हो गया के एल एम, ठीक है। और इसमें कौन ज्वाइन कर लिया, एन ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एन ज्वाइन कर लिया। अब कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए, ठीक है। तो अब मुझे निकालना रहेगा सम ऑफ एज ऑफ, ठीक है, ये कितने इनके के एल एम एन के कितने हो जाएंगे सम ऑफ एज, यहाँ पे कितना दिया हुआ है। अब इसका एवरेज एज कितना बन जा रहा है 23। तो 23 इंटू, अब टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, 4 लोग हैं। तो 20 जैसे आपने यहाँ किया था ना, ये अब 24, तो इसके जगह 23 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 23 इंटू क्या कर देंगे 4, तो यहाँ से आपका आ जा रहा है 92। क्योंकि मैं एवरेज में ऑलरेडी बताया हुआ कि सम ऑफ एज निकालना है तो डायरेक्ट उसके एवरेज से और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपको क्या ना प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, छोटे छोटे जो जो आपको स्टेप जो है स्किप करने पड़ते हैं, तो आप जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इतना बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और तेजी से करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे के एल एम एन का चारों का सम आ गया 92 ईयर, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ एन अनदर फ्रेंड आर हुज एज इज टू मोर देन दैट ऑफ द एन रिप्लेसेस द के। अब बोल रहा है क्या कि आर का जो एज है, आर का एज कितना है, आर का जो एज दिया हुआ है, आर तो पहले के को रिप्लेस कर रहा है और उसका जो एज है कितना, एन के एज से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, आर का जो एज है कितना है, एन का जो एज दिया हुआ है उसमें 2 और ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी तक इस समझ में आया। और रिप्लेस किसको कर दे रहा है, आर रिप्लेस किसको कर दे रहा है, रिप्लेस के, आर जो है किसको रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस के। मैंने लिख दिया कि अब वो के को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब जो के को रिप्लेस करने के बाद उसका क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देन द एवरेज एज ऑफ एल एम एन और आर का बन जाता है 22.5। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना, एवरेज एज ऑफ किसका, अब और उसने रिप्लेस कर दिया, पहले के एल एम एन था, अब के एल एम एन था तो के को कौन रिप्लेस कर दिया, आर रिप्लेस कर दिया। तो के जगह पे अब क्या आ जाएगा, आर एल एम एन, ठीक है। और इसका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 22.5। अभी तक आई होप कि सबको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे मैंने चीजों को की है, ठीक है। तो अब ये एवरेज एज आपको पता चल गया ठीक है। अब जो सम ऑफ एज ऑफ ए मैंने निकाल दिया है, ए भी मैंने निकाल दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना होगा, अगर आप देख लें कि जो सम ऑफ एज है के एल एम का है और यहाँ पे दिया हुआ है के एल एम और एन का है, अब ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो एन का तो एज निकल जाएगा ना ठीक है। जैसे यहाँ क्या आपका दिया हुआ है, के का और एल का और एम का एज निकल गया आपको। यहाँ पे किसका एज दिया हुआ है, यहाँ पे यही है ना, के प्लस एल प्लस एम प्लस एन। तो अगर दोनों को डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एन का एज निकल जाएगा। तो एन का एज कितना आ रहा है यहाँ पे, एन का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, इसको इक्वेशन लिख दूं या आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, के प्लस एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, माइनस के प्लस एल प्लस एम, ठीक है। मैं कर सकता हूं ऐसे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो 92 माइनस कितना हो जाएगा 72। तो एन का एज यहां से आपके पास निकल के आ जाता है कितना 20। एन का एज आपको सबको समझ में आ गया कि कैसे आया है 20। अब एन का एज 20 हो गया, आर का एज दिया हुआ है, आर का एज एन से 2 ज्यादा है, तो आर का एज कितना हो गया, आर का एज आपका हो गया यहाँ पे कितना 20 प्लस 2, तो यहाँ पे हो गया 22, ठीक है। जितने भी इक्वेशन दिए हुए उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब आपको निकालना क्या है, तो एवरेज एज निकालना है के का, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं कि अब जो दिया हुआ है कि एवरेज एज के एल एम एन आर तीनों, अब मुझे के का निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं कि जैसे ए हो गया ना, के एल एम दिया हुआ है, ठीक है, के एल एम दिया हुआ है,
और दूसरा दिया हुआ है क्या, सॉरी, और उसके बाद जो एज दिया हुआ है किसका, सॉरी, 72 के एल एम का, और ये दिया हुआ है किसका, के एल एम एन का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब करना है मुझे टोटल एज निकाल लेता हूँ। टोटल एज कि अब जितने भी लोग हैं उनका सबका मुझे अगर एज ऐड करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि के एल एम एन और आर का एज मैं जोड़ दूँ, जितने भी लोग हैं सबका एज जोड़ दूँ, तो के एल एम एन का एज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 92। तो अगर मैं टोटल एज निकालना है तो के प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर करना है मुझे। और यहाँ पे के प्लस एल प्लस एम प्लस एन का एज कितना आया हुआ है, 92। और प्लस आर एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका एज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 22, तो मैंने निकाल दिया। तो यहाँ से मेरा टोटल एज कितना आ रहा है, 114 साल, ए 114 ईयर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि एल एम एन आर, अगर मैं इस चारों का एज निकाल के और उसको माइनस कर दूं तो के का एज निकल जाएगा। ठीक है, तो एज ऑफ के निकल जाएगा। तो अब मैं एल एम एन आर का एज निकाल देता हूं। तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं, एल एम एन आर, इसका एज ऑलरेडी कितना आया, एल एम एन आर का एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, तो अगर आपको निकालना हो इसका एवरेज एज, अगर कर दूं, सम ऑफ एज ऑफ यहाँ पे मैं कर दूं किसका, मुझे निकालना है एल, सॉरी, यहाँ पे निकालूंगा आर, सॉरी लिखने में थोड़ा, आर एल एम और एन का। ठीक है, सम ऑफ एज, तो ये क्या होता है, एवरेज जो एज दिया हुआ है कितना, 22.5। तो 22.5 इनटू नंबर कितना है, चार लोग हैं तो 4। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी कितना, 22.5 इंटू 4, 80, और 2.5 इंटू 4, 90 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 90 ईयर। तो मैंने एवरेज एज निकल गया। और अब देखिए, एल एम एन आर, आर एल एम एन का एज पता है, के एल एम एन आर का एज पता है। अब दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका जो वैल्यू है एज ऑफ के निकल जाएगा। तो एज ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, एज ऑफ के इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 114 माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आ रहा है कितना, 24 ईयर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपका ए आंसर हो गया, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल था, क्यों मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको इतना बड़ा दिखने में लग रहा होगा। मैं डायरेक्ट अगर करूंगा सम ऑफ एज, इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है, एवरेज दिया हुआ है, सम ऑफ एज निकाल लें, तीनों का सम ऑफ एज निकाल लिए, और एक इक्वेशन ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इससे आर का एज निकाल लिया और आपस में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, हाँ, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो इसको अगर हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं, लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं जब आपको टाइम बच रहा हो। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना ही है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर टीचिंग स्टाफ इन द कॉलेज इज 2000 पर डे। तो जो एवरेज सैलरी दिया हुआ है किसका, टीचिंग स्टाफ का। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, एवरेज सैलरी, और मैं डायरेक्ट लिखूंगा ताकि टाइम पास नहीं हो। इस किसका दिया हुआ है, टीचिंग स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 2000 पर डे है, 2000 पर डे है। ठीक है, मैंने लिख दिया ये चीज, यहां तक हो गया। द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल टीचर, उसका दिया हुआ है 2500। तो एवरेज सैलरी, अब यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की जगह क्या है, मेल स्टाफ का हो गया। मेल स्टाफ का दिया हुआ है कितना, 2500 रुपया है, ज़्यादा है, एवरेज लोगों से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 2500 है। एंड दैट ऑफ द फीमेल टीचर इज 1200। फीमेल का कितना है एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी यहाँ पे फीमेल का हो गया, फीमेल स्टाफ का। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1200 रुपये पर डे, पर डे। ठीक है,
आपको मैंने लिखवा दिया। इफ द नंबर ऑफ द मेल टीचर इज 16 देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इज, ठीक है। तो अगर मेल जो टीचर है, मेल टीचर से अगर एम टी लिख दूं मैं, कोई दिक्कत है? मेल टीचर, तो मेल टीचर कितने दिए हुए हैं? मेल टीचर दिए हुए हैं कितने? 16। तो पूछ रहा है कि फीमेल टीचर, एफ टी में मुझे निकालना है फीमेल टीचर, ठीक है। मैं एब्रिविएशन करके लिख रहा हूँ ताकि टाइम और स्पेस दोनों कम बचे, ठीक है। तो मेल टीचर और फीमेल टीचर, अब मुझे फीमेल टीचर कितने हैं वो निकालने हैं, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। अब क्या करना है मुझे, अगर मुझे दिया हुआ है कि जो 2,000 रुपये हैं किसको मिल रहे हैं, 2,000 रुपये मिल रहे हैं किसके? मेल स्टाफ को 2500 मेल को मिल रहे हैं और 1200 फीमेल को मिल रहे हैं और एवरेज मिल रहे हैं 2,000। तो अगर मुझे अगर एवरेज निकालना हो तीनों का, ठीक है, कि एवरेज से सम मुझे निकालना हो, कि अगर मैं पूछ लूं कि टोटल मेल स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही है, टोटल मेल स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही है, तो जितने भी वैल्यू हैं उसके सम करने पड़ेंगे, जितने भी मेल स्टाफ को मिल रहे होंगे। तो आपको सम के लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू कितने लोग हैं, ठीक है। तो एवरेज सबसे पहले देख लेंगे 2,000 का, 2,000 हो गया, इंटू टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने लोग हैं, तो 16, और मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, फीमेल टीचर जो है वो एक्स है, ठीक है। 16 प्लस एक्स, इतना टोटल सैलरी मेल और फीमेल दोनों को एक साथ मिल रहा होगा, ठीक है। मेल को कितना मिल रहा होगा? 2500, जो उसका एवरेज दिया हुआ है, इनटू कितने मेल मेंबर थे वहां पे? 16, ठीक है, प्लस अब उसके बाद फीमेल मेंबर कितने थे? एक से, एवरेज सैलरी कितनी थी? 1200। आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना कि एक्स इंटू 1200 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इस रीजन से कर रहे हैं क्योंकि सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द फीमेल, सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द मेन यहाँ पे निकला, और ये हो गया कंप्लीट सैलरी मेल और वुमेन दोनों का, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 32,000 प्लस 2,000 एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 40,000, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1200 एक्स, ठीक है। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। 2,000 एक्स माइनस 1200 एक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 800 एक्स, ठीक है, सिंपल सा है। और इधर अगर ले जाएंगे 40,000 है और यहाँ पे 32,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स क्या निकल के आ रहा है? 8,000 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है। तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है? 10 ईयर, 10 ईयर नहीं, 10 फीमेल स्टाफ है, ठीक है। तो एक्स क्या था? ये था कि फीमेल टीचर कितने हैं, तो फीमेल टीचर कितने हैं यहाँ पे? 10 है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर इसको आपको समझना है तो एक बार एवरेज का क्लास जरूर से लगाएं। मैं फिर से एवरेज का यहाँ बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ नंबर बाई नंबर। तो जितने भी, अगर मान ली कि मुझे एज दिया हुआ है तो एवरेज एज यहाँ हो गया, और नंबर कितने लोग हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ नंबर निकल जाएगा कि जितने भी, जैसे यहाँ पे मेल स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही थी वही मैंने किया है, यहाँ पे एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट टुक 20 days फॉर ऑल द लीव ऑफ ट्री टू फॉल इफ द नंबर ऑफ द लीव दैट फेल ईच डे वाज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस डे, ऑन विच डे वुड बी ट्री बी हाफ वेयर। बोल रहा है कि डेली जो है पत्ता झड़ रहा है वहां पे, ठीक है, और 20 दिन में पूरा पत्ता झड़ जा रहा है एक पेड़ का। अब पहला दिन अगर एक पत्ता झड़ रहा है तो दूसरा दिन दो पत्ते झड़ रहे हैं, और अगर दूसरा दिन दो पत्ते झड़ रहे हैं तो अगला, उसके अगले दिन चार पत्ते झड़ रहे हैं। मतलब अगर आज अगर जितना हो रहा है उससे दो गुना कल होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं सबसे पहले बता दूं, ऑल लीव्स क्या होगा? टू फेल। तो जितने भी पेड़ के पत्ती हैं उसको गिरने में कितना लग रहा है? 20 डेज लग रहा है। ये नॉर्मल सा लॉजिक से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पहला दिन एक गिरा था पत्ता, तो दूसरा दिन दो गिरा, तीसरा तीसरा दिन कितना गिरेगा? चार गिरेगा, फिर चौथे दिन कितना गिरेगा? आठ। यही तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, ठीक है।
अब ये मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, तो 19वां दिन कितना पत्ता गिरा होगा, कुछ गिरा होगा। अब 19वां दिन जो गिरा होगा उसका क्या दोगुना गिरा होगा यहाँ पे, 20वां दिन। ठीक है, उसका 20वां दिन दोगुना गिरा होगा। ठीक है, तो 19वां दिन जितना पत्ता गिरा होगा उसका दोगुना गिरा होगा 20वां दिन। यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। पूछ रहा है क्या कि विच डे वुड द ट्री बी हाफ वेयर, किस दिन जो है आधा जो है पेड़ का पत्ता। ठीक है, अब इसका मतलब कि जरूर से जरूर यहाँ तक आधा पत्ती गिर गए होंगे, तभी तो जितने भी गिरे हैं उसके अगले दिन दोगुना गिरना है। ठीक है, तो ये अगले दिन अगर दोगुना गिरना है, तो अगले दिन दोगुना गिरना है तो क्या हो जाएगा, 19वां दिन आधा पत्ता झड़ गया होगा। ठीक है, तो अगले दिन 20वां दिन क्या होगा, पूरे पत्ते झड़ गए होंगे। तो आधा पत्ता कैवा दिन झड़ रहा है, 19वां दिन झड़ रहा है, तो 19 डे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है कैसे। अब मैं बोल रहा हूँ 19वां दिन जो पत्ते झड़े मुझे एक्स झड़े। ठीक है, तो 20वां दिन कितने झड़ेंगे, 2x झड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपका जितने भी प्रीवियस डेज थे उनका क्या हो गया, दोगुना हो गया, तभी तो ये पॉसिबल है ना। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर किसी को स्टिल डाउट है, देखिए ये लॉजिक पे बेस्ड है, मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करा सकता है, इसमें बस आपको थोड़ा सा समझ डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर 19 दिन तक एक्स पत्ते झड़ गए हैं तो तभी, क्योंकि दोगुना होना है तभी 20वां दिन दोगुना गिरेगा, तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टेलर हैड नंबर ऑफ शर्ट शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम ए रोल फैब्रिक, मतलब एक जो है ना कपड़े का थान जिसको बोलते हैं, रोल दिया हुआ है वो था। उसमें से क्या बोल रहा था कि ही कट द ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ, सबको एक बराबर में काट देता है, इनटू 11 पीसेस। अगर एक रोल में वो कितना काट रहा है, 11 पीस काट रहा है, तो मैं अगर लिख दूं एक रोल में कितने काट रहा है, 11 पीस काट रहा है। ठीक है, 11 पीस काट रहा है। ठीक है, वो इतना लिख दिया। अब बोल रहा है कि ही कट द ईच रोल ऑफ द इक्वल लेंथ 11 पीसेस एंड ही कट एट द रेट ऑफ 50 कट ए मिनट। तो एक मिनट में वो 50 बार कैंची चला के काटता है, मतलब एक बार में एक पीस को काट देगा। तो अभी दिया हुआ है क्या कि 50 कट लगा रहा है एक मिनट में, तो एक मिनट में वो कितनी कट लगा रहा है, एक मिनट में वो 50 कट लगा रहा है। ठीक है, एक मिनट में 50 कट लगा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मिनट में वो अगर 50 कट लगा रहा है, तो अगर 50 मिनट का अगर आपको निकालना हो कि जैसे जैसे सबसे पहले देख लेते हैं कि एक रोल में कितने बार कट लगाने पड़ेंगे। अगर एक रोल को उसको कट करना है 11 पीसेस में, तो उसको कितने बार कट करने पड़ेंगे, 10 बार कट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर एक थान दिया हुआ है कपड़ा है, इसको मुझे 3 भाग में काटना है, तो कितना बार काटना पड़ेगा, एक बार और 2 बार, तो क्या होगा, 3 बार में कट गया ना। वैसे ही इसका अगर 4 भाग में काटना होगा तो क्या है, 1 2 3, तो 4 बार में कट गया। तो एक रोल में उसको कितने बार कट करने पड़ेंगे, एक रोल में उसको कट कितने लगाने पड़ेंगे, एक रोल में कट उसको कितने लगाने पड़ेंगे, 11 माइनस 1, 10 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक रोल में कितना कट लगाने पड़ेंगे, 10 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आपको निकालना है अगर कट, तो कितना रोल कट कर पाएगा। ठीक है, तो 10 कट लग रहा है। अब टोटल जो है 50 कट लग रहा है, कितना, 50 कट लग रहा है एक मिनट में। और 50 कट मतलब कितना रोल हो जाएगा, अगर 50 बार वो कट कर रहा है तो और 10 बार अगर कट कर रहा है तो एक रोल को कट कर रहा है, तो 50 रोल को कट करना है, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया 5। ठीक है, तो 5 बार में कट करेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ। ठीक है, तो ये कितना रोल हो गया, 5 रोल हो गया। ठीक है ना, तो 50 कट लग रहा है, इसका 50 कट लगा रहा है मतलब 5 रोल को काट दे रहा है कितने टाइम में, यहाँ पे 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में वो 5 रोल को कट कर दे रहा है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि ही वुड कट इन 25 मिनट, तो 25 मिनट में वो कितने रोल को कट करेगा, तो 25 इंटू 5, तो ये कितने रोल कट करेगा, 125 रोल को कट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ था क्या,
कि एक रोल को अगर 11 पीस में कट करना है तो उसको 10 बार कैंची चलाने पड़ेंगे। 1 मिनट में वो 50 बार कैंची चला रहा है, मतलब 50 कट लगा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में, अगर मान ली 50 कट लग रहा है, 50 कट लगा रहा है, मतलब 1 मिनट में 5 रोल को काट दे रहा है। 1 मिनट में वो 5 रोल को काट जा रहा है। ठीक है, 50 कट हो गया और यहाँ पे एक 10 कट लगाएगा तो एक रोल को काट देगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 5 आ गया मेरा। और वही 25, अब 1 मिनट में 5 बार 5 रोल को काटेगा, तो फिर 25 मिनट में 125 काटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बुक हैज 300 पेज। ठीक है, एक बुक में 300 पेज है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंड हैज 20 लाइन। 300 पेज है और एक बुक में कितने हैं, 20 लाइन है। और एक लाइन में कितने वर्ड हैं, 10 वर्ड है। ठीक है, तो अगर एक लाइन में 10 वर्ड है तो कैसे सॉल्व करना है? ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ तो है ही नहीं। तो अगर मुझे निकालना है कितना, टोटल वर्ड्स, मुझे निकालना है टोटल वर्ड्स। ठीक है, 300 पेज हो गए, एक पेज में कितने लाइन है, 20 लाइन है। तो ये टोटल लाइन निकल गए मुझे, टोटल लाइन निकल गए। अब टोटल लाइन में कितने वर्ड है, एक लाइन में 10 वर्ड है। तो अगर जितने लाइन है उसमें सब में 20-20 वर्ड, 10-10 वर्ड है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ से आपके कौन से ऑप्शन मैच कर जाएंगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। ठीक है, 2 3 2 6, 2 और 3 4। ठीक है, तो इस 6,000 आ जा रहा है, 60,000 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर आर नेम्ड एज नंबर ए एंड बी। ठीक है, एंड सम ऑफ नंबर ए इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 399। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर बोल रहा है और उसका क्यूब बोल रहा है। ठीक है, कोई भी एक नंबर है, ए स्क्वायर है और ए क्यूब है, वो तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 399 दिया हुआ है। ठीक है, एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ये तीनों का स्क्वायर का सम दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है बी स्क्वायर और बी क्यूब, इसका जो सम कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 819। ठीक है, तब आप जब आप ये प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि देखिए, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम होना, तो एक तो मैं इसलिए प्रॉब्लम को करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना था कि आप देख रहे हैं कि 9 है और लास्ट में 9 है, 7 है, इस टाइप का जब नंबर है तो आपको दो नंबर को हमेशा ट्राई करना है। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये 4-5 नंबर का यही कलेक्शन होता है, इन्हीं पे बेसिस को सॉल्व कराते हैं और ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, तो ये नंबर ध्यान में रखना है। तो जैसे अगर आप देख ली छोटा नंबर है तो मैं देख लेता हूँ, 7 हो गया, 7 स्क्वायर हो गया और 7 क्यूब हो गया। ये तीनों का जब सम करिएगा तो आपका क्या आता है, 399। कैसे, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 स्क्वायर 49 और ये हो गया कितना, 7 क्यूब, तो ये हो गया 343। ये आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि क्यूब स्क्वायर सब याद करके रखना, मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था। ठीक है, तो ये जब तीनों को आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 399। उसी तरह से ये 9 हो गया, 9 स्क्वायर हो गया और ये आपका 9 क्यूब हो गया। ये तीनों का सम करेंगे, 9 हो गया, यहाँ पे 81 हो जाएगा और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और ये तीनों का अगर सम करेंगे तो 819 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या था, सवाल था, बस आपको नंबर ऐसे करके गेस करने थे। अब मैंने ये चीज सॉल्व कर दिया। व्हाट वुड बी द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑब्टेन बाई एडिंग द नंबर ए एंड बी। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों को ऐड कर दें और उसके बाद क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर करके बताना है कि कौन कौन सा नंबर होगा। अब आप बताइए यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे ए यहाँ से क्या आ रहा है, ए है 7 और बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9। आपको समझ में आ गया कि ए और बी कैसे निकालना है। ठीक है, अब बोल रहे हैं दोनों का सम का स्क्वायर, तो 7 + 9 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 7 + 9 कितना होता है, 16। 16 का स्क्वायर, आपको 16 का स्क्वायर मैंने बताया याद रखना होगा, कितना होता है, 256। तो आपका आंसर हो जाएगा 256। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है,
ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा अगेन सवाल था, बस केवल आपको वहां पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको गेस करना था कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, उसका क्यूब का, तीनों का सम जो है 399 दिया हुआ है, तो कौन से नंबर को मुझे वहां पुट करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे नंबर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 इज 1/3। ठीक है, एक वो जो क्लास 10th में है 1/3 मोर देन द स्टूडेंट इन द क्लास 12, कि क्लास 12 में जितने स्टूडेंट है उससे x/3 ज्यादा है। ठीक है, मतलब 1/3 ज्यादा है। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12 कितने हैं, एक्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th कितने हो जाएंगे बताइए। ए हो जाएगा एक्स और प्लस यहाँ पे बोल रहे हैं कितना 1/3 ज्यादा, तो इसका 1/3 x/3 होगा, तो ये 1/3 ज्यादा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम कर दीजिएगा तो 4x/3 आ गया। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट था। अगर आप इतना कर लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। अब दिया हुआ है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 एंड 12 इज द इंस्टीट्यूट इज 1112, तो अब बोल रहा है कि दोनों को अगर सम कर दे, दोनों को मिला करके, पहले में एक्स थे 12 में और 10th में कितने थे 4x/3, सॉल्व करके मैंने निकाला, और दोनों जो टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं 112, तो 112 दिया हुआ है, तो इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे तो 3x, तो ये हो जाएगा कितना 7x/3 इक्वल टू 112, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 112 इंटू 3/7। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेंगे वैल्यू को तो आपको आ जाएगा कितना 48। ठीक है, 48, ये 16 से कट जाएगा ना, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया एक्स। एक्स क्या था, कितने क्लास 12 में स्टूडेंट है। अब क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10। क्लास 10th में कितने हैं 4x/3 है, तो 10th क्लास में कितने हैं 4x/3 है। आपको एक्स निकाल लिए, 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 3, ये 16 से कट गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 64। इसका मतलब कि क्लास 10th में जो है कितने बच्चे हैं 64 बच्चे टोटल हैं, तो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं, और ये यही है, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इन किलोमीटर पर आवर इफ कार ट्रेवल 210 किलोमीटर इन 3 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो बोल रहा है कि कार टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है 210 किलोमीटर, और उसका टाइम कितना लग रहा है उसको कवर करने में, तो 3 आवर 30 मिनट। ठीक है, 3 आवर 30 मिनट। तो अब ये सिंपल सा, मैं क्या बोलूँ, ये तो कोई भी सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया, या आप भी इंटू टी कर देंगे तो आपको डिस्टेंस निकल जाता है, इसी को यूज कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 आवर 30 मिनट है, 3 आवर 30 मिनट है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 आवर, इसको इसका मतलब कितना हो गया 7/2 आवर। तो मैंने टाइम निकाल दिया, टाइम हो गया 7/2 आवर, और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 210 किलोमीटर, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो आपको पूछ रहा है क्या, इफ द कार ट्रेवल 200 व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 210, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 7/2। दोनों किलोमीटर है, किलोमीटर है और एक आवर में है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से आपका आ रहा है 60। ठीक है, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रेन ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड लीव द स्टेशन एक्स एट 11 AM। ट्रेन बी लीव्स एट द स्टेशन एक्स एट 11:15। ठीक है, एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम डे। At what speed train B should run in order to catch the train A at a station Y located at a distance 60 किलोमीटर।
देखिए, इसमें कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आपको जो है ना इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर देना है। बोल रहा है कि कोई एक स्टेशन एक्स था, वहां से ट्रेन ए निकलती है। ट्रेन ए निकलती है, कितना बजे निकलती है तो आप डेटा लिख दें वहां पे। ट्रेन निकलती है कितने, 11 बजे, 11 AM पे निकलती हो, ठीक है। और उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, ठीक है। ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। अब बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बी जो है 11:15 बजे उसी दिन निकलती है। तो ये हो गया बी 11:15 में निकलती है, 11:15, 11 बजे नहीं, 11:15, 15 मिनट लेट निकलती है। उसका स्पीड दिया हुआ है इन द सेम, स्पीड नहीं दिया हुआ तो उसको एज्यूम कर लेते हो कि कोई x किलोमीटर पर आवर से निकल रही होगी, ठीक है। क्योंकि वही को तो पूछ रहे हैं ना कि कितना स्पीड से बी को चलना चाहिए, ठीक है। कि बी शुड रन इन ऑर्डर टू कैच दैट रन, ठीक है, यही तो पूछ रहे हैं ना, एट व्हाट स्पीड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, x किलोमीटर आवर, ठीक है। तो पहले डेटा को मैंने लिख दिया। अब बोल रहा है कि वो स्टेशन वाई तक उसको कैच कर लेना है। कि मतलब जो अगर ट्रेन ए निकली है इस डायरेक्शन में, तो जब स्टेशन बी पे वाई पे पहुंचे जब ट्रेन, तब तक बी साथ में पहुंचे। इसका मतलब क्या होगा, बी का स्पीड क्या करना पड़ेगा, बी का स्पीड ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो पहुंच सकता है ना, कैचअप कर सकता है, ठीक है। तो अब बी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपका और कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूँ कि टाइम जो है ए को पहुंचने में कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाई ए। तो ए को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ, 80 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर दिया हुआ है ना, कि y इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। तो ये आप इसके बीच में डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों के बीच में दूरी होगी 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 60, और ए जो है कौन सा स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस बाई स्पीड तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। तो टाइम यहाँ से कितना आ रहा है, 3/4 आवर। 3/4 आवर, आवर 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। तो 3/4 × 60, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 45 मिनट। देखिए एग्जाम में आपको डायरेक्ट 3/4 आवर मतलब 45 मिनट आपको लिखना होगा, ठीक है। ये मैं क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 45 मिनट लगेगा। अब आप बता सकते हैं कि ट्रेन जो है ए पे कितना बजे पहुंची होगी, ठीक है। तो ट्रेन ए कितना बजे पहुंची होगी, ट्रेन जो ए पे पहुंची होगी 11 बजे निकली थी और 45 मिनट उसको लग रहे हैं। इसका मतलब कि 11:45 पे यहाँ पहुंच गई होगी, ठीक है, 11:45 पे। और बी भी इसी टाइम पहुंची होगी, क्योंकि दोनों को सेम टाइम सेम कर देना है, ठीक है। क्योंकि दोनों को एक साथ पहुंचाना है, यही तो दिया हुआ है ना। तो अगर अब बी को कितना टाइम मिलेगा ट्रेवल करने का, 1:15 में निकली है और इसको 1:45 में यहाँ पहुंचना है, तो टोटल आधा घंटा का उसको समय मिल रहा है, ठीक है। तो बी को कितना टाइम मिल रहा है, बी का टाइम, टाइम टेकन बाई बी। तो बी को कितना मिल रहा है टाइम, हाफ आवर मिल रहा है, आधा घंटा मिल रहा है, ठीक है। बी का टाइम आधा घंटा मिल रहा है। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो बी का स्पीड आप निकाल लें। तो बी का स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 60, क्योंकि उसको भी 60 किलोमीटर ही कवर करना है। कितने देर में करना है, आधा घंटा में करना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 120 km/h, ठीक है। ये जो स्पीड है बी का होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, आपको नॉर्मली बस ढंग से अटेम्प्ट करने को ध्यान में देना। सबसे पहले इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और एक एक डेटा को अच्छे से लिख देना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। तो वो अब मैं बोल दूं कि वो जो नंबर दिया हुआ है उसको x मान लेता हूं। तो आपको द सम ऑफ नंबर, यही तो पूछ रहा है ना, फाइंड द नंबर। तो सम ऑफ नंबर पूछ रहा है, तो कौन सा क्या कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है।
तो इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। तो अगर कोई एक नंबर x है, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका उल्टा। तो अगर कोई नंबर x है तो उसका उल्टा क्या होता है, 1/x, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17/4। ठीक है, देखिए अब इसको एक तो आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं अगर बोलूं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से चेक कर लें कि तो क्या होगा, तो कौन सा, अगर मैं ऑप्शन से वैल्यू को पुट करके और देख लूं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर मैं 4 पुट करता हूं, 4 पुट किया, नहीं मैं यहाँ से पुट करता हूँ, ठीक है, 2+1/2, अगर मैं x के जगह 2 पुट कर दिया और तो यहाँ 2+1/2 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है, तो आंसर नहीं होगा। वैसे ही 4 पुट करेंगे, 4 पुट किए, 4+1/4, ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, 17/4 आ रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगना है सॉल्व करने, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम को सेव करना है। तो डायरेक्ट आपको जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको लिखें और फिर उसको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन एन एग्जाम 80 क्वेश्चन, एक एग्जाम में 80 क्वेश्चन थे एंड करेक्ट आंसर इज गिवन 1 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर इज गिवन -1 मार्क्स। इफ द क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड देयर आर 0 मार्क्स, ठीक है। If the student completed only 80% of the question and got 32 marks, then how many question did he answer correctly? ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके पास, टोटल क्वेश्चन थे 80, टोटल क्वेश्चन थे 80, ठीक है, ये 80 दिया हुआ है। अगर आपने सही किया तो आपको 1 मार्क मिला, आपने गलत किया तो -1 मिला, अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिला, एंड इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड तो आपको 0 मार्क्स मिला, ठीक है। स्टूडेंट अटेम्प्टेड 80% ऑफ द क्वेश्चन, अब स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 80% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, टोटल 80 था उसका 80% अटेम्प्ट किया, तो स्टूडेंट अटेम्प्ट कितना किया, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट अटेम्प्टेड कितना, 80, 80 का 80%, आप डायरेक्ट 0.8 लिख सकते हैं या 80/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 0.8 है, तो ये कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो जो बच्चा ने टोटल क्वेश्चन बनाया होगा वो 64 क्वेश्चन बनाया होगा, टोटल क्वेश्चन को 64 बनाया था। तो आप क्या कर लें, अब बोल रहे हैं कि उसको मिले हैं मार्क्स कितने, 32, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि मार्क्स गॉट कितना, 32 मार्क्स मिले उसको, ठीक है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि एक्स जो है वो करेक्ट रहा होगा, जब उसने सॉल्व किए तो एक्स जो है करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तो अगर एक्स करेक्ट रहा होगा तो उसको कितना मार्क्स मिला होगा, 1 मार्क मिला होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद टोटल क्वेश्चन 64 उसने अटेम्प्ट किए, तो जो बाकी गलत हुआ, एक्स करेक्ट हुआ बाकी गलत हो गया होगा, तो कितना गलत हुआ, प्लस उसको उसने कितना किया, 64 - 6 जो है गलत हुआ होगा, उसमें उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि गलत है तो -1 मिले होंगे, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, क्योंकि उसको अल्टीमेटली मार्क्स मिले हैं 32। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये x हो गया प्लस सॉरी, तो ये हो गया 64 -64, और ये हो जाएगा कितना, +x इक्वल टू 32। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 + 64। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। तो 96 आ गया, तो x इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, 45, तो आपको हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 आ जाएगा। तो आपका जो उसने करेक्ट आंसर किए थे कितना, 48 आंसर करेक्ट किए थे। देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली, यही तो पूछ रहा है, तो कितना करेक्टली किया, x 48, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दी हुई कि अविनीश गॉट 78% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड कपिल गॉट 64% मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। इफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कपिल एंड अविनीश इज 923, देन द फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कपिल इन द एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि कपिल ने जब एग्जाम दिया तो उसको 78% मार्क्स मिले और अवनीश को मिले कितना, अवनीश को 78% मार्क्स मिले और कपिल को 64% मार्क्स मिले सेम एग्जाम में।
और दोनों दोनों का सम ऑफ मार्क्स था, वो ऑब्टेन जो हुआ था वो कितना था, कपिल और अवनीश दोनों को अगर दोनों का अगर मार्क्स को सम कर दे तो 923 मिला था। देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय कपिल, तो कपिल को कितना अकेला मार्क्स मिला था। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अनिल अवनीश का कितना था, ए एज्यूम कर लेते हैं ना, और यहाँ पे उसको कितने मार्क्स मिले, 78% मिले। और बी का अगर वैल्यू कर ले तो बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 64%। ए और बी दोनों को जोड़ करके वैल्यू कितना आ रहा है, ए और बी दोनों को अगर जोड़ दे तो 923 मार्क्स मिल रहे हैं। और ए और बी का अगर मैं परसेंटेज जोड़ दूं कि दोनों का अगर सम कर दूं कि टोटल कितने परसेंट मिले होंगे, तो दोनों का अगर सम कर देंगे तो जितने नंबर के एग्जाम हुए होंगे उससे तो ज्यादा ही मिलेंगे ना। कि जैसे 100 नंबर के एग्जाम हुए, एक को 60 आया, दूसरे को भी 60 आया, तो टोटल 120 मार्क्स आ गए। उसी तरह से अगर मान लो ए और बी जो दिया हुआ है तो दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैं ऐड कर देता हूँ 78% प्लस 64%। तो ए और बी दोनों का अगर सम करके आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका सम आ जाएगा 142। तो 142% आया। ठीक है, और क्यों ये 100% से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि दोनों का मार्क्स का वैल्यू ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपसे कि 142% जब परसेंट आ रहा है, इसका मतलब कि 923 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अगर 1% का अगर किसी को आएंगे तो कितना वैल्यू होगा, 923 डिवाइडेड बाई 142 होगा ना। तो ये आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका निकल रहा है कितना, कि अगर 1% किसी को आएगा तो ये वैल्यू आएगा, कि 1% आएगा मतलब 923 डिवाइडेड बाई 142 मार्क्स आएंगे। तो अगर किसी को एग्जाम में 100% मार्क्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 923 100 से गुना कर देंगे। यूनिटरी मेथड का मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स होंगे यहाँ पे, 650 होंगे। सॉल्व कर ले इसको। अब 100% मार्क्स कब आते हैं, जब जितना का एग्जाम हो रहा है आप उतना लेकर आ जाए तो 650 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एग्जाम कितने का हुआ था वहां से, तो मैक्सिमम मार्क्स, इसी को तो बोलते हैं ना, अगर 500 का एग्जाम हुआ है आप 500 लेकर आ गए तो मैक्सिमम मार्क्स हो गया, तो ये आपका हो गया 650। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है क्या कि देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय कपिल, तो कपिल को कितना मिला था, 64% मिला था, तो मैक्सिमम मार्क्स का ही 64% मिला होगा। तो कपिल गॉट कितना हो जाएगा, कपिल गॉट 64% ऑफ 650। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा कैसे, 64 इंटू 650 है ना, 64/100 है, इंटू 650। तो ये इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 को 2 बार में और ये 13 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 2, तो 3 2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, 416। तो कपिल को कितने मार्क्स बन रहे हैं, 416 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, कैसे किया, मैं फिर से एक बार रिकैप दे देता हूं। ए को मिले 78%, बी को मिले 64%, ए बी को कलेक्टिवली मिले 923 नंबर। तो ए और बी का अगर कलेक्टिवली परसेंटेज निकाले तो 142% होगा। तो इसका मतलब कि अगर कलेक्टिवली 142% है तो कितना वैल्यू है, दोनों का मार्क्स का सम 923। तो 1% का कितना होगा, तो 923/142। तो 100% का क्या होगा, 1923 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। तो यहाँ से आपको वैल्यू हो गया 65%। अगर किसी को 100% अगर मार्क्स मिल रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि उतना ही का एग्जाम हुआ होगा, तो 650 नंबर का एग्जाम हो गया। अब 650 नंबर का एग्जाम हुआ था और कपिल को 64% मिले थे, तो आप बताइए कि कितना मार्क्स मिला था, तो 650 का 64%, तो 64% क्या होगा, 650 इंटू 64/100। तो यहाँ से आपको कितने मिलेंगे, 416 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल था, मैंने इसको करा दिया। आगे बढ़ते हैं। ए मैन टेक्स 6 किलोमीटर डिस्टेंस टू गो अराउंड ए रेक्टेंगुलर एरिया। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 स्क्वायर किलोमीटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक इंसान ने जो है ना वो ट्रेवल करना स्टार्ट किया, और ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है,
तो वो रेक्टेंगल में ट्रेवल कर रहा था, और वो जो पूरे रेक्टेंगल को जब कवर करके आया तो उसको टोटल कितने डिस्टेंस चलने पड़े 6 किलोमीटर। इसका मतलब कि क्या होता है, यही तो पेरीमीटर रहा होगा ना, कि यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा चल के आया, तो परिमिति बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो पी हो गया। तो पी क्या होता है रेक्टेंगल का, परिमिति ही बोलते हैं आई गेस, या तो ये कितना हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया कि 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको पता होगा, सिंपल सा सवाल है। तो अब ये 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ ये दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना हो गया, 6 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया भी दिया हुआ है कितना, कि वो जो रेक्टेंगल को कवर किया उसका एरिया कितना था, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर था, 2 स्क्वायर किलोमीटर था। अब आप सिंपल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो गया कितना 2, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2, तो 2 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो एल और बी कितना आ रहा है 3। एल प्लस बी 3 है और एल इंटू बी 2 है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, डिफरेंस एल और बी का। क्या करें, इसको वैल्यू को पुट कर दें एल के बीच में, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये अप्रोच क्या हो जाएगा, आपको लेंदी हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एल प्लस बी दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दें, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB इक्वल टू 9। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB कितना दिया हुआ है, LB दिया हुआ है 2 इक्वल टू 9। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, यहाँ से 9 माइनस 4 आ रहा है 5, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया। अब मुझे निकालना है क्या, एल माइनस बी। मैं इसको भी होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB 2LB। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ निकाल लिया मैंने, कितना आ रहा है 5 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो इसको मैंने 2 डाल दिया, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है 5 माइनस 4, ये आपका वैल्यू हो गया 1। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है 1। तो एल माइनस बी क्या होगा, अंडर रूट 1 होगा, क्या होता है 1, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको लिख के, और एक और चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करने जाना है, कि इसके वैल्यू बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो वहां पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What would be the ratio of the area of the two circle A and B, then the radius of which are 4 centimeter and 8 centimeter। बोल रहा है कि दो सर्कल है, सर्कल ए एंड सर्कल बी, दोनों का रेडियस दिया हुआ है कितना, एक का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एरिया का रेशियो। तो मान लेते हैं सर्कल ए है, सर्कल बी है, सर्कल ए सर्कल बी, इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे एरिया का रेशियो पूछना है, एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी, ठीक है। तो पाई इंटू R1 इज RA स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ ए, डिवाइडेड बाई पाई इंटू RB स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको RA/RB का होल स्क्वायर आएगा, यही तो आ रहा है ना। अब RA/RB का रेशियो आप देख लीजिए कितना है, RA/RB का रेशियो दिया 4 और 8, तो 4 डिवाइडेड बाई 8, इसका आप कर ले होल स्क्वायर, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 को होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल था। द प्रेजेंट एज ऑफ द थ्री फ्रेंड आर इन प्रोपोर्शन 6, 7, 8, ठीक है। तो जो आज का एज है वो 6, 7 और 8 के रेशियो में दिया हुआ है। एंड 5 ईयर अगो द सम ऑफ दियर एज वॉज 48। 5 साल पहले तीनों का एज का सम कितना था, 48 था। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि एज जब भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, एज का अगर प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो हम लोग एक से जूम करके पहले चलते हैं। तो एवरेज एज अगर मैं निकालूं, या एवरेज एज नहीं दिया हुआ है ना, एज दिया हुआ है, तो एज प्रेजेंट एज दिया हुआ है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ थ्री फ्रेंड,
कितना रेशियो दिया हुआ है? दिया हुआ है 6:7:8। अगर मैं एक चीज को एज्यूम कर लूं कि प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला रहा होगा बच्चा, उसका कितना एज है? 6x है। दूसरा का कितना रहा होगा? 7x। और तीसरा का रहा होगा 8x। क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो मैं क्या कर दूं, 6x 7x 8x भी अगर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x x कैंसिल हो जाता है। तो मैंने x के टर्म में कर दिया। अब बोल रहा है क्या कि 5 साल पहले तीनों का एज का सम जो था वो 48 ईयर था। तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो पहला का एज क्या रहा होगा? 6x-5 रहा होगा, 5 साल घटा देते हैं। दूसरा का 7x-5 रहा होगा। और तीसरा का क्या रहा होगा? तीसरा का रहा होगा 8x-5। ठीक है। तो ये जो फ्रेंड फर्स्ट हो गया, फ्रेंड सेकंड हो गया, और ये फ्रेंड थर्ड हो गया, इसका तीनों का एज दिया हुआ है। और यही तीनों का समेसन कितना है? 48 दिया हुआ है। 6x-5 प्लस 7x-5 और प्लस 8x-5 इक्वल टू 48। ठीक है। ये तीनों का जो एज दिया हुआ है उसका सम कितना है? 48 है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर ले। 6 और 7 कितना हो जाता है? 13। 13 और 8 हो गया 21x। और -5 तो कितना हो गया? -15 इक्वल टू 48। तो यहाँ से अब 21x इक्वल टू 48 प्लस 15, तो वो 8 और 5 होता है कितना? 13। तो 3 और 4 एक 5 हो गया। तो ये टोटल सम कितना आ रहा है? 63। तो 21x, तो x का वैल्यू आ रहा है 63/21। तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 3। अब पूछ रहा है कि फाइंड दियर परजेंटेज। तो परजेंटेज कितना था? परजेंटेज हम लोग ने 6x 7x 8x एज्यूम किया था। तो अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ? 6 × x का वैल्यू आ गया 3, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 × x का वैल्यू 3, मल्टीप्लाई कर दिया। 8 × x का वैल्यू 3, मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख लीजिए एज क्या आ रहा है? 18, 21 और 24। तो ये हो गया 18, 21 और 24। किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? 18, 21 एंड 24, तो ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है। अगेन प्रोपोर्शन में भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, यहाँ पे भी एक करा दिया हूँ। तो आपको अर्थमेटिकल रीजनिंग में इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 हॉर्स ए एंड बी रन एट ए स्पीड ऑफ 3/2 रेशियो। ठीक है। दोनों 3/2 के स्पीड में फर्स्ट लैप को लेते हैं। जब सेकेंड लैप को लेते हैं, लैप मतलब कि अगर किसी चीज में आप अगर सर्कल में घूम रहे हैं, तो जैसे आपने देखा हो ना कि विक्ट्री लैप होता है, मतलब कि जीतने के बाद खिलाड़ी एक राउंड को पूरा अगर ग्राउंड को घूम जाते हैं उसको लैप बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लैप को जो घूम रहा है उसमें स्पीड दोनों का रेशियो क्या है? ए बी का 3/2। सेकेंड लैप में कितना है? 4/7। थर्ड लैप में दिया हुआ है 8/9। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑल टुगेदर बिटवीन द 2 हॉर्स? तो 2 हॉर्स का जो रेशियो जो उसका होगा, ऑल टुगेदर रेशियो जो फाइनल रेशियो अगर होगा, वो तीनों का रेशियो का डिफरेंस, तो उसका जो है रेशियो का डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो एक काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे तो कितना हो गया? फर्स्ट लैप पहला बार जब घूम रहे थे तो रेशियो क्या था ए और बी का? VA/BB, मतलब ए हो गया VA का स्पीड, जो हॉर्स ए था उसका स्पीड V है, हॉर्स बी था उसका VB। ए इसका रेशियो दिया हुआ है 3/2। सेकेंड लैप ये कितना हो गया? VA/BB कितना दिया हुआ था? VA/BB दिया हुआ था 4/7। थर्ड लैप कितना दिया हुआ है स्पीड? VA/BB ये दिया हुआ है आपका 8/9। अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑल टुगेदर, तो ये जो स्पीड दिया हुआ है इनका जो रेशियो है ओवरऑल, उसका पूछ रहा है डिफरेंस। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? अगर ओवरऑल, अगर आपसे ए और बी का जो ओवरऑल अगर रेशियो पूछेगा, तो मैं ओवरऑल रेशियो अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल, तो ओवरऑल रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा?
न्यूमरेटर का सम कर दूंगा और डिनोमिनेटर का सम कर दूंगा। तो 3 + 4 + 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 + 7 + 9। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आप अगर इसका सम कर देंगे तो 2 3 4 और 8 तीनों को जोड़ दिए तो आपका आ गया कितना, 15। और 2 7 और 9 को जोड़ दिए तो 18 आ रहा है। ठीक है, अब यही तो पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑल टुगेदर बिटवीन द टू हॉर्स। ठीक है, तो ये जो स्पीड का बोल रहा है रेशियो, इसका डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी का। तो ये स्पीड का डिफरेंस पूछ रहा है, ओवरऑल स्पीड का रेशियो। तो वी ए ओवरऑल माइनस वी बी ओवरऑल, तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 15। ठीक है, अच्छा ठीक है, बी का स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा से घटा देते हैं। तो दोनों का स्पीड क्या हो गया, 3। यही तो 3 किलोमीटर पर आवर जो भी होगा ये डिफरेंस होगा ना। समझ में आया ये बात। तो पूछ रहा है कि दोनों दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना है ओवरऑल का। तो ओवरऑल के लिए तीनों का रेशियो को मैंने सम कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि सम ऑफ ए स्कोर ऑब्टेन बाय राम एंड हिज टू फ्रेंड इन द एग्जाम इज 60%, द सम ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, एंड इफ द रेशियो ऑफ देयर ऑब्टेन मार्क्स इज 4 5 एंड 6, तो 4 5 6 के रेशियो में, देन हाउ मेनी ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 70% इन द एग्जाम। ठीक है, तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि 100 नंबर का परीक्षा हो रहा था, ठीक है, तो अगर मैं लेट से ज्यूम मैक्सिमम मार्क्स, इसको मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, जो आपको जितना नंबर का एग्जाम होता है, मैक्सिमम नंबर अगर मैं 100 मान लूं, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ ऑल थ्री टुगेदर, तो अगर तीनों का अगर मैक्सिमम मार्क्स निकालना पड़ेगा तो वो कितना आएगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल थ्री, ऑल थ्री कितना हो जाएगा, तीन लोग का होगा, एक 100 नंबर का दिया, दूसरा भी 100 नंबर का पेपर दिया, तो तीसरा भी 100 नंबर का पेपर दिया, तो टोटल 300। ठीक है, अब उसमें सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल ऑफ थ्री, तो कितना दिया हुआ है कि 60%, कि जो तीनों ने मिलके जो नंबर लाया वो 60% है। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे लिख दूं कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ऑब्टेन बाई ऑल थ्री, ऑल थ्री कितने आए होंगे इनको, ऑल थ्री, तो 60% किसका, 60% ऑफ जो टोटल तीनों ने एग्जाम दिए हो, तो 100 100 नंबर का तीनों एग्जाम दिए थे, तो ऑफ कितना, 300 का। ठीक है, तो 60% ऑफ 300, तो यहाँ निकाल लीजिए, 60 × 300 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, जीरो जीरो कट गया, तो 60 × 3 तो 180 आ जाएगा। तो जो मार्क्स मिले होंगे तीनों को कलेक्टिवली, तीनों का अगर मार्क्स जोड़ दें तो वो कितना मिला होगा, 120। और अगेन फिक्स है, अब मार्क्स जो उन लोग को मिला है वो किस रेशियो में, 4 5 6 में। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय राम और उसके जो दोनों फ्रेंड थे, तो वो किस रेशियो में रहे होंगे, 4x 5x और 6x, यही तो मार्क्स मिले होंगे ना, तीनों रेशियो में है, तो मैंने ये जूम कर लिया। अब ये तीनों मार्क्स मिले, किसी को 4x मार्क्स मिले, किसी को 5x मार्क्स मिले और किसी को 6x मार्क्स मिले, और तीनों का मार्क्स का अगर हम सम कर देंगे 4x + 5x + 6x, तो ये कितना नंबर आएगा, 180 मार्क्स, यही तो बराबर होगा ना, क्योंकि मैंने तीनों का सम यहाँ 180 निकाल चुके हैं। तो 5 4 9 9 6 कितना होता है, 15x = 180। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, 180 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपका 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देना है, x का वैल्यू 12 आ गया। तो आप देख ले कि कितना कितना मार्क्स मिला होगा। तो 4 × 12 48, 5 × 12 60 एंड 6 × 12 कितना हो गया, 72।
अब क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने लोग हैं उनको 70% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 100 नंबर के एग्जाम हुए, 100 नंबर के एग्जाम होने में एक को 48 मिले, एक को 60 मिले, एक को 72 मिले, तो मतलब 70 नंबर, 100 नंबर का पूरा एग्जाम है। तो जिसको 70 से ऊपर मिला है वो पूछ रहा है 70% मार्क्स होना चाहिए, तो कितने लोग को मिला है? ओनली वन। ठीक है, तो ओनली वन ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए अमाउंट ऑफ 1003, ठीक है, एक जो 1003 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ए बी एंड सी इन द रेशियो 11 23 एंड 25। तो 11 23 और 25 के रेशियो में उस पैसे को बांटना है उनको। दे हाउ मेनी रूपी वुड बी गेट मोर देन ए। ठीक, आपको मैंने सॉल्व कराया था कि कभी भी पूछ रहा है कि बी को कितना मिला होगा मोर देन ए, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे पूछ रहा है? बी माइनस ए पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि बी को ए से कितना ज्यादा रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है कि बी को कितना पैसे मिले होंगे और ए को कितना पैसे मिले होंगे वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाई ए, तो अमाउंट कितना मिला होगा मैंने लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव्ड बाई ए, कितना मिला होगा ए को, अमाउंट कितना मिला होगा। अब रेशियो दिया हुआ है 11:23:25, 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 23 प्लस 25। आपने रेशियो में देखा होगा कि जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं 11 डिवाइडेड बाई जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है तीनों में उसका सम इनटू जो कितने रुपए टोटल थे, तो 1003 थे। यही तो वैल्यू ए को मिलेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 59, 11 डिवाइडेड बाई 59, ये 59 है, इंटू 1003। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 187। तो आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं कितना, ए को जो अमाउंट मिलेंगे 187 रुपीज मिले होंगे। ठीक है, बी को कितने मिले होंगे? तो अमाउंट रिसीव्ड बाई बी निकाल देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाई बी कितने मिले होंगे? आप सिंपली क्या करेंगे, बी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो बी को 23 मिला होगा, 11 प्लस 23 प्लस 25, जो रेशियो बटा था वो तीनों का सम कर देते हैं नीचे, और इनटू कितना टोटल था पैसे बट रहे थे 1003। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 391। अब वही तो पूछ रहे हैं ना कि बी को कितना मिला होगा ज्यादा। ठीक है, तो बी माइनस ए कर देते हैं, तो बी माइनस ए इक्वल टू 391 माइनस 187। तो यहाँ से अगर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 204। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन एक से मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बुक विच कॉस्ट 40 रुपीज, ठीक है, इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, 40 रुपए की बुक थी, उसको मैंने 25% के बेनिफिट पे बेच दिया। इफ द कॉस्ट ऑफ द बुक इज इंक्रीज बाई 10%, अगर 10% मेरी कॉस्ट बुक की इंक्रीज हो जाती है, देन द प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन द सेम। अब प्रॉफिट परसेंट जो है मुझे सेम रखना है, कॉस्ट बढ़ गई है फिर भी मुझे प्रॉफिट परसेंट सेम रखना है। तो पूछ रहा है कि दूसरी जो बुक को अब आप कितने में बेचोगे, उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कराया था, तो अगर जिसने क्लास किया होगा उनके लिए इजी होगा यहाँ पे। तो पहला कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 40, 40 रुपए हो गए। अब बोल रहा है कि एसपी सेलिंग प्राइस कितना था, तो 25% के बेनिफिट पे बेच दिए। तो 25% के बेनिफिट पे, तो मैंने क्या बोला था कि 25% ज्यादा आपको लिखना है, मतलब जो अगर मान लिया कि 40 रुपया था तो 40 में तो उसके पास आएंगे और 25% एक्स्ट्रा। तो अब मतलब कितने लिखने हैं आपको? 25% ज्यादा, मतलब 125/100, या आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों बताया था आपको डायरेक्ट करने का भी। तो अगर ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा? तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 0000 का एक जीरो कैंसल्ड आउट, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका हो जाएगा 25, तो आपको 50 होंगे। इसका मतलब कि वो 50 में बेचा होगा। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 10% बढ़ गए,
तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब ये न्यू वाला कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इधर मैं न्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो नया वाला कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब मैंने 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा दिया मतलब 40 का 10%, तो 40 का 10% बढ़ाएंगे मतलब 110/100। ठीक है, या आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा? 44 रुपया होगा। ठीक है, तो अब जिसने जो पहले 40%, 40 रुपए में चीजें खरीद रहा था, अब वो सेम जो आर्टिकल होगा या वस्तु होगा उसको अब वो 44 रुपया में खर्च करेगा, खरीदेगा जो बुक को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना रखना है। प्रॉफिट परसेंट तो फिक्स ही रखना है, प्रॉफिट को चेंज नहीं करना है। 25%, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब आपको आंसर करना है कि क्या होगा वैल्यू। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आपको प्रॉफिट परसेंट क्या रखना है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी। सबने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ 100 होगा ना, तो 100 हो गया। एस पी निकालना है मुझे। सी पी दिया हुआ है कितना? 44 रुपया में खरीदा है, डिवाइडेड बाई 44। और इधर प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? कितना प्रॉफिट परसेंट? 25% का है, तो यहाँ मैं 25% लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। तो अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं। 25 × 44 इक्वल टू 100 SP माइनस 4400। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना? 25 × 44। तो 25 × 44 हो जाता है आपका, यहाँ से आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो ये आपको हो गए कितने? 1100। ठीक है, ये आपको हो गए 1100। तो 1100 हो गए, और ये इक्वल टू 100 SP माइनस 4400। 4400, आप इसको जो 4400 के इस साइड भेज दें तो कितना आ जाएगा? एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5500 डिवाइडेड बाई 100। तो आपको कितने में उसको बेचने पड़ेंगे? सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा आपको? 55। ठीक है, तो आपको 55 रुपये में उसको बेचने पड़ेंगे। तो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 40, उसने बोला कि 10, पहला जो है 25% के बेनिफिट पे बेच रहा है। फिर उसने क्या बोला कि 10% अगर कॉस्ट इंक्रीज होते हैं और तो 44 हो जाएंगे, और प्रॉफिट परसेंट जो 25% था वो सेम रखना है। तो आपको पूछ रहा है कि कितना में बेचना पड़ेगा, तो इसका मैंने फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लास्टिक टॉय कॉस्ट 7 एंड ए प्लास्टिक स्पून कॉस्ट ₹5। X spend Rs 38 on these plastic item. Find the number of the plastic toy he can purchase. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अगर मैं बोल दूं कि किसी ने एक प्लास्टिक का टॉय खरीदा तो उसको 7 रुपये लगेंगे, और अगर एक स्पून लगेगा तो कितना? 5। अगर मैं बोलूँ कि एक जो है मैं टॉय खरीद रहा हूँ और एक जो है स्पून खरीद रहा हूँ, तो अगर प्लास्टिक का टॉय हो गया और प्लास्टिक का स्पून हो गया वो मैं खरीदता हूँ, तो मुझे कितने मिलेंगे? लगेंगे 12 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो अगर मैं निकाल दूं कॉस्ट ऑफ टू आइटम कितना हो जाएगा? 7 + 5 12। तो 12 रुपया में मुझे एक जो है प्लास्टिक का टॉय मिलेगा और एक मुझे स्पून मिलेंगे। ठीक है, अब एक जो है कितना उस स्पेंड किया? 38 रुपया स्पेंड किया। 38 रुपया अगर स्पेंड किया, टोटल अमाउंट, टोटल एक्सपेंस, ठीक है, 38 रुपया है, और उसके पास कितने, और अगर मैं 12 रुपया खर्च कर रहा हूं तो मुझे एक एक आइटम मिलेंगे। तो अगर मैं 38 रुपया खर्च कर रहा हूं तो मुझे क्या, मैं 38 डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा। तो मुझे कितने आइटम के पेयर मिलेंगे? ये जो 2 आइटम कितने मिलेंगे? एक जो यहाँ पे जो मैं कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ आइटम मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ आइटम, तो एक 38 डिवाइडेड बाई 12,
तो इससे मुझे मिल जाएंगे कि कितने मुझे एक प्लास्टिक के टॉय और एक प्लास्टिक के स्पून के पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है कि कितने टोटल आइटम मिलेंगे, तो मैं पेयर मिलेंगे तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 6, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 3। तो 19/3 तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 6 पॉइंट में तो आइटम होगा नहीं, इसका मतलब कि टोटल कितने आइटम होंगे, 6 आइटम होंगे। तो टोटल जो है 6 आइटम मिलेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने जो है प्लास्टिक के टॉय मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम प्लास्टिक टॉयज BX। तो जो प्लास्टिक के टॉय हैं उसको मैंने एक से जूम कर लिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दें। 38 रुपया मैंने टोटल खर्च किया। मुझे प्लास्टिक के जो मिले वो कितने, X, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सॉरी यहाँ पे कितने मुझे टोटल आइटम मिले, टोटल आइटम मुझे 6 मिले। तो 6 मुझे मिले, तो X अगर पहला था, X आइटम मुझे प्लास्टिक के टॉयज थे, तो प्लास्टिक के टॉयज कितने रुपए मिल रहे थे, 7 रुपए में मिल रहे थे। तो ये प्लास्टिक का कॉस्ट, टॉय का कॉस्ट हो गया। प्लस अब स्पून का कॉस्ट मुझे निकालना है, तो 5 रुपए हो गए। प्लस अब मुझे जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको स्पून कितने मिले, स्पून, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 - 6। टोटल आइटम जो है 6 था, तो 6 में से एक जो है प्लास्टिक का टॉय खरीदा, तो स्पून कितना हो गया, 6 - 6। ये टोटल आइटम हो गए 6 - 6। तो टोटल ये आपका टोटल अमाउंट खर्च हुआ होगा। ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 38। आप इसको सॉल्व कर ले। तो 7x प्लस 30 - 5x इक्वल टू 38। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से क्या आ रहा है, 4। x मैंने क्या एज्यूम किया, लेट्स एज्यूम द प्लास्टिक टॉय। तो प्लास्टिक टॉय कितने होंगे, 4। पूछ क्या रहा है कि प्लास्टिक टॉयज, ठीक है। तो प्लास्टिक टॉय कितने खरीदेंगे, 4, ठीक है। ठीक है, तो अब कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम कराता हूँ, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन एन ऑफिशियल मीटिंग इज अटेंडेड बाय 130 डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। 130 लोग पहुंचते हैं वहां पे। एंड 66 ड्रिंक टी, 56 ड्रिंक कॉफी एंड 63 ड्रिंक जूस। 27 can drink either tea and coffee, 25 can drink coffee and juice, and 23 can drink juice and tea. The 5 employee जो ऐसे हैं कि drink any of 3। तो ये जो है कुछ आपको सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं कि इतने लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और कुछ लोग जो है जूस पीते हैं। कुछ लोग का बता रहा है कि दोनों पीते हैं, कुछ लोग तीनों पीते हैं। तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ। कभी भी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप किस टाइप का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 आइटम है, कॉफी, ड्रिंक और जूस। तो मैं 3 यहाँ पे सर्कल जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बना देता हूँ। तो एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ मैंने 3 सर्कल बना दिए, ठीक है। मैंने सर्कल बना दिए। इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि ये टी का सर्कल है, कि ये सर्कल में जितने भी लोग हैं वो टी पीते हैं, इस सर्कल में जितने भी लोग हैं वो कॉफी पीते हैं, और इस सर्कल में जितने भी लोग हैं वो जूस पीते हैं, ठीक है। अच्छा, आप पूछ सकते हैं तो ये जो बीच में दोनों का ओवरलैप है, इसमें जो 2 सर्कल का ओवरलैप है, इसके मतलब वो दोनों पीते हैं, टी भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। इसमें जो ये बीच वाला पार्ट है वो देखिएगा तीनों में कॉमन है, इसका मतलब कि वो तीनों पीते हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको अब आपको लिख देना है। 66 लोग क्या पीते हैं, टी। अब आपको वैल्यू यहां से लिखते जाना है। मैं लिख देता हूं सबसे पहले, टी कितने लोग पीते हैं, 66 लोग। कॉफी कितने लोग पीते हैं, 56, ठीक है। और जूस कितने लोग पीते हैं, 63, ठीक है। जूस लेते हैं 63, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो मैं लिखते जाता हूं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 27 कैन ड्रिंक ईदर टी एंड कॉफी, ठीक है। अब क्या आपको बोल रहा है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि टोटल जो नंबर थे मेरे टी पीने वाले 66 थे, उसमें से 27 कैन ड्रिंक ईदर टी एंड कॉफी। तो 27
कुछ यहाँ पे रहे होंगे कि जो टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। ये जो टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं 27। अब ये आप देख रहे होंगे कि 27 दिया हुआ है, तो इसमें ये जो पांच तो इसमें पहले से ऑलरेडी कंफर्म है। तो पांच तो ऑलरेडी कंफर्म है कि वो तीनों पी रहे हैं, इसका मतलब कि जो टोटल 27 लोग हैं, इसमें से क्या पांच लोग तो माइनस हो जाएंगे ना, तो 22 लोग यहाँ पे बचेंगे जो दोनों पीते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो दोनों पीते हैं वो तीनों पीते में है तो आ ही सकते हैं, तो पांच लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्या होंगे, यहाँ पे इसमें ऑलरेडी एडेड है। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग होंगे, 22, यही कैच था यहाँ पे, ठीक है। 25 कैन ड्रिंक कॉफी एंड जूस, तो कॉफी और जूस पीने वाले कितने हैं, कॉफी हो गया और जूस है, कितने पीने वाले हैं, 25 है। तो 25 अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस चीज को निकालना है तो 25, पांच तो कॉमन है कि वो तीनों पीते हैं, तीनों पीते हैं मतलब दोनों तो पीते ही होंगे, ठीक है। तो 25 - 5 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 20, और ये वाला पार्ट जो है ये निकाल लेता हूं मैं अब। ये क्या बोल रहा है कि 23 कैन ड्रिंक जूस एंड टी, तो जूस और टी 23 पीते हैं, पांच तो तीनों पीते हैं, इसका मतलब पांच को आपको क्या घटा देना पड़ेगा। तो 23 - 5 कितना हो जाता है, 18। अब मैंने टोटल वैल्यू को निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ड्रिंक ओनली टी, ओनली टी मतलब केवल चाय पीते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं बोल दूं कि टोटल जितने लोग हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल जो है 60, टोटल कितने लोग चाय पीते हैं, ओनली टी मुझे निकालना है, ओनली टी। टोटल कितने लोग चाय पीते हैं, 66 लोग चाय पीते हैं। उसमें से जो चाय नहीं पीते हैं मतलब केवल चाय पीते हैं वो निकालना है मुझे। 22 लोग तो दोनों पीते हैं, टी और कॉफी दोनों पीते हैं, पांच लोग तो तीनों पीते हैं, तो आपको 20 + 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये जो 25 हो गया, 5 हो गया और यहाँ वाला 18 हो गया, ये भी तो टी का ही अंदर का है ना। तो टी के अंदर में ये जो पार्ट दिया हुआ है कि जिसमें केवल चाय पी रहे हैं, जिनका कोई ओवरलैप नहीं है, वो निकालना है। तो जो भी पार्ट ओवरलैप हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये हो गया 18, तो तीनों को मैं घटा दूंगा। तो क्या हो गया 22 + 5 + 18। तो यहाँ पे अगर आप घटा देंगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा, 2166 - 45, तो यहाँ से आपका आ रहा है वैल्यू 21, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 21 लोग ऐसे होंगे जो केवल चाय पियेंगे, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं और बहुत लोग गलती करते हैं। क्या करना है अपन को, सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर देना है, टी कॉफी और जूस जितने भी आइटम रहेंगे उतने नंबर ऑफ सर्कल होंगे। उसके बाद जो ओवरलैप दिया हुआ है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ था कि 27 कैन ड्रिंक इधर टी एंड कॉफी, ठीक है। यहाँ पे टी एंड कॉफी ओनली नहीं दिया हुआ है कि केवल आपको यही पार्ट आ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वो पी सकते हैं, ओनली रहता है तो आप डायरेक्ट यहाँ 27 लिखते हैं, ठीक है। बट अब क्या पांच तीनों पीते हैं, तो इसका मतलब कि टी और कॉफी दोनों में काउंट होंगे, तो मैंने पांच यहाँ पे घटा दिया, तो तीनों में मैंने पांच घटा दी। अगर ये ओनली दिया हुआ रहता कि जो कि कॉफी एंड टी ओनली, तब उस केस में आपको पांच नहीं घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कैच था, आपको समझना था। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, फिर से करा देते हैं ताकि आपको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम कर ले तो दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम क्वेश्चन है। इन ए क्लास 100 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड इन वन और मोर एग्जाम, इधर वन और मोर ऑफ 3 एग्जाम। यहाँ पे भी कितना एग्जाम हो रहा है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तो यहाँ से आपको कितने आइटम पता चल रहे हैं कि तीन, इसका मतलब तीन सर्कल से वेन डायग्राम ड्रॉ होगा। एमोंग ऑल द स्टूडेंट 24 स्टूडेंट हैव पास्ड इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सब वैल्यू को लिखते जाता हूँ कि इंग्लिश ओनली कितने लोग केवल इंग्लिश में पास हुए, तो यहाँ पे दिया हुआ है 24, ठीक है। कितने लोग केवल हिस्ट्री में पास हुए, इंग्लिश 14 स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री ओनली, तो हिस्ट्री में कितने पास हुए, हिस्ट्री ओनली एक कितने हो गए आपके, 14 हो गए, ठीक है। 14 लोग केवल हिस्ट्री में पास हुए। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि 11 स्टूडेंट हैव पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ओनली। ये भी क्या है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स,
इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में कितने लोग, ये भी कितना है, वनली, मतलब केवल इस वनली पार्ट में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इंग्लिश और इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, 11, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि 12 स्टूडेंट है पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो इंग्लिश और हिस्ट्री में कितने पास हुए हैं, यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, यहाँ ओनली यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो कितने लोगों के, 12, ठीक है। ए टोटल 50 स्टूडेंट है पास्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने बच्चे पास हुए हैं, हिस्ट्री में वहाँ ओनली नहीं है, तो हिस्ट्री में क्या कितने पास हुए हैं, 50। केवल हिस्ट्री में पास होने वाले 14 हैं, ठीक है। ए टोटल 50 स्टूडेंट है पास्ड इन हिस्ट्री। इफ ओनली 5 स्टूडेंट हैव पास्ड इन ऑल थ्री, तो ऑल थ्री में कौन, ऑल थ्री, ऑल थ्री कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। ऑल थ्री में 5 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इसका सबसे फायदा क्या होता है कि अगर आप एक बार इंफॉर्मेशन को लिख दिए ना, उसके बाद आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बार मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, तीनों सर्कल बना लेता हूं मैं, सर्कल फर्स्ट, सर्कल सेकेंड और सर्कल थर्ड, ठीक है। तो तीनों सर्कल, उसके बाद नेमिंग कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये हो गया अपना हिस्ट्री का पार्ट, ये हो गया अपना इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश वाला सर्कल हो गया, और ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का सर्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको वैल्यू लिखते जाना है। इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, 24 लोग। जो ये ओनली दिया हुआ है इसका मतलब उसमें जीरो ओवरलैप है, और ओवरलैप किसी का नहीं है, तो ये किसी पार्ट में ओवरलैप नहीं है, केवल इंग्लिश है तो 24। हिस्ट्री ओनली, तो हिस्ट्री ओनली में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज हो गया है। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ओनली, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ओनली, इसका मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, मतलब हिस्ट्री से ओवरलैप नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री वाला सर्कल से ओवरलैप नहीं, केवल केवल ए दोनों के बीच में। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ए वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ए वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, मैंने 11 लिख दिया। बोल रहा है कि इंग्लिश एंड हिस्ट्री ओनली में 12 हो गए, इंग्लिश और हिस्ट्री ओनली में 12 हो गए, ठीक है, ये केवल ए इसका पार्ट होगा। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल जो दिए हुए हैं, ऑल थ्री में कितने हैं, 5, ये जो तीनों में कॉमन रहता है वो टोटल 5 लोग हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या पूछ क्या रहा है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको कि इफ द ऑल द थ्री सब्जेक्ट देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड इन इकोनॉमिक्स ओनली, कि केवल इकोनॉमिक्स में कितने लोग पास हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इकोनॉमिक्स में केवल जो पास हुए वो एक्स है, ठीक है। जो केवल इकोनॉमिक्स में ही पास हुए होंगे उनका वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि एक्स है। अब उसके बाद मैं क्या करूँ, इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 50 टोटल हो गए हिस्ट्री के स्टूडेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट कितने हो गए, 50। तो यहाँ से अगर मुझे करना है 50, तो ये 14 तो केवल हिस्ट्री वाले हो गए, 50 मतलब कि टोटल हिस्ट्री में पास हुए, ये तो 14 हो गए कि केवल हिस्ट्री में ही पास किया और किसी में पास नहीं हुए। तो 14 प्लस, उसके बाद क्या आएगा, 12, क्योंकि हिस्ट्री में ये 12 भी पास हुए होंगे, 12 प्लस 5 जो तीनों में कॉमन है ये भी पास हुए होंगे, ठीक है, पास हुए होंगे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट है पास्ड इन इकोनॉमिक्स ओनली, ठीक है। तो अब जो पार्ट ये बच रहा है, ये जो पार्ट बच रहा है ये क्या होगा, यहाँ से ए मुझे निकाल लेता हूँ, अभी ये वाला पार्ट बचा होगा, ए मैं वाई लिख देता हूँ, प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई। अभी टोटल हिस्ट्री का स्टूडेंट कवर हो गया, 14, 12, 5 और ये वाई। अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो अब कोई डेटा की जरूरत नहीं है, तो मैं वाई यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। 50, ये दोनों को मैं सम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा टोटल वाई का वैल्यू, यहाँ से अगर आप सम करके 14, 22 और प्लस 5 तो 17, 14 तो कितना हो जाएगा 31, 50 माइनस 31 कितना होता है 19, तो वाई का वैल्यू आपका आ रहा है 19। 19 लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, ठीक है।
वाई क्या था, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले हैं। अब आपका वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि केवल इकोनॉमिक्स में कितने लोग थे। यहाँ पे 11 आपको पता है, ए आपको 5 पता है, और ये आपको यहाँ पे क्या पता है, ए आपको निकल गया, वाई का वैल्यू 19। टोटल स्टूडेंट कितने थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100। अगर मुझे निकालना है एक्स का वैल्यू तो मैं क्या करूंगा, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100। 100 इनिशियली दिया हुआ था कि टोटल कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे। अब उसमें से मैं क्या करूंगा, जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं उसको घटा दूंगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे माइनस करना। 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 11 प्लस, अब ये वाला पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा, ए वाई का वैल्यू, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना है, 19। अभी मैं जितने भी वैल्यू थे उनको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया और उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो बाकी केवल यही पार्ट बच गया है ना, तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना यहाँ से आ जाएगा, 100 माइनस कितना हो गया, 24 11 5 12 14 19। ये 5 पार्ट को ऐड करना था, 6 पार्ट को ऐड करना था, मैंने 6 पार्ट को ऐड कर दिया। और यहाँ से आप अगर इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस आपको हो जाएगा 85। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है 15। इसका मतलब कि टोटल जो केवल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे वो कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, ये लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ओनली, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए अगर आप, मैं तो पीडीएफ टेलीग्राम में इसका प्रोवाइड करता हूँ, बट आपको ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर इसको देखे नहीं रहेंगे तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पीडीएफ से, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो केवल वेन डायग्राम से आपको ड्रॉ करना है। इफ यू वांट मोर सच क्वेश्चन देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और क्वेश्चन करने का आपको इच्छा है तो आप बोल सकते हैं, आपको और प्रॉब्लम इस टाइप का कराया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप जरूर से मेंशन करें, क्योंकि उसको हम लोग कोर्स करेक्ट करके या और क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको लिए हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर 14 टीम प्लेइंग टूर्नामेंट, इफ एवरी टीम प्लेज वन मैच विथ एवरी अदर टीम, ठीक है, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, ठीक है। एक एक पीएनसी का कॉन्सेप्ट होता है, जो एक आपने अगर सुना होगा ना, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको 14 टीम दिया हुआ है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी मैचेज विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर 14 टीम प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, इफ एवरी टीम प्लेज वन मैच विथ एवरी अदर टीम। मतलब कि हर जो टीम है वो दूसरा टीम से मैच खेलेगा। जैसे 14 टीम है तो एक तो टीम एक टीम जो होगा बाकी 13 जो बच गए उनसे खेलेगा, फिर दूसरा टीम बाकी 13 बच गए उनसे खेलेगा, ठीक है। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर मान लिए कि जितने वैल्यू होते हैं, जितने जो ऑप्शन होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ 14 लोग हैं उसमें से, तो परमुटेशन कम्बिनेशन में एक होता है एनसीआर। एन होता है टोटल नंबर जिसको 14 दिया हुआ है, तो 14 में लिख दूंगा। सी आर क्या होता है, आर जो होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम, कितने, जैसे एक टीम है तो जब एक टीम, जो जब मैच होगा तो टोटल 2 टीम के बीच में मैच होगा, ठीक है। तो 2 टीम, तो आपको पता चल जाएगा कि 14 टीम में दो दो लोग का कलेक्शन कितना बार होगा, ठीक है। मतलब दो दो लोग कितने बार गेम को खेलेंगे, तो ये होता है 14C2। अब क्या होता है ना कि जब आप एन सी आर को, अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 - 2, तो ये हो जाएगा n - 1, तो ये हो गया 14 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 - 2 कितना हो जाता है, 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है क्या होता है, तो जैसे अगर किसी ने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। किसी ने लिखा 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1,
ठीक है, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो इसका मतलब कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे 14 फैक्टोरियल को, तो क्या लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, ये पूरा करते जाएंगे। अब नीचे दिया हुआ है 12 फैक्टोरियल, इसका मतलब 12 इंटू 10, तो 12 से जो नीचे वाला वो नंबर क्या होगा, ऊपर से कट जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 इंटू, अभी 12 से पीछे वाला तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं 12 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक कट गया है यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया 7। तो यहाँ से इसको आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 91। तो टोटल जो है 91 मैच लोग खेलेंगे आपस में। देखिए, पीएनसी पूछा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के दे देंगे। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि इस टाइप के एक दो दो प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर लें। इसलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि आपको ध्यान में रखे। एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसके पूरे नीचे का नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फ्रेंड्स ए बी सी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज विथ देम। ठीक है, तो तीनों के पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। इफ ए टेक्स 10 मोर फ्रॉम बी and then A will have 4 less than C. A and C together have total 330 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बोल दूं कि जैसे बोल रहे हैं ना कि A and C together have 330 रुपए, ठीक है, तो मैं ये ऐसे बोल देता हूं कि A प्लस C कितना दिया हुआ है 330 रुपीज दिया हुआ है। फिर अभी यहां से पढ़ते हैं इसको। इफ A टेक्स 10 रुपीज फ्रॉम B, तो B से वो 10 रुपया लेता है, किससे B से। ठीक है, देन ए विल हैव 4 लेस देन सी, तो वो फिर उसके बाद कितना है सी से वो 4 लेस है, तो सी का वैल्यू, सी के पास जो है कुछ अमाउंट रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ए ने क्या किया, ए और सी दिया हुआ है 330, इसका मतलब ए के पास कितना रहा होगा 330 माइनस सी। ठीक है, ए तो यही रहा होगा ना 330 माइनस सी, तो 330 माइनस सी हो गया। अब ए ने क्या किया 10 रुपया ले लिया, किससे 10 रुपया ले लिया इसने किससे लिया हुआ है बी से लिया हुआ है, तो इसने 10 रुपया ले लिया। इसके बाद खुद का के पास पैसा कितना था 330 माइनस सी, और उसने 10 से ले लिया। अब इसके पास कितना कम है 4 कम है किससे सी से, तो अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन लिखना था, तो इसको आप सॉल्व कर ले। 330 माइनस सी और प्लस ए कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू सी, तो 3 ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, इक्वल टू सी, अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो 2c हो जाएगा, तो c का वैल्यू आपका आएगा 344 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 172। तो c के पास कितना था 172 था। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होंगे वो कहाँ पे होंगे, ए वाला पार्ट पे। आपको पता होता है कि कहाँ आप फंसने वाले हैं, तो आपको क्या करना है इन्हीं चीजों को समझने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यही इक्वेशन लिखने में लोग गलती करते हैं। इफ ए टेक्स 10 रुपीज फ्रॉम बी, तो ए और सी का रिलेशन दिया हुआ था, तो यहां से मुझे पता चल गया कि ए के पास कितना रहा होगा, ए सी दोनों के पास 330 था, तो अगर 330 में से सी का घटा देंगे तो ए का निकल गया, ए का निकल गया। ए ने 10 रुपया बी से लिया था, तो 10 रुपया बी से लिया। जब 10 रुपया वो बी से ले रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि सी से अभी भी उसके पास 4 रुपया कम होगा, तो अगर सी में मैं 4 रुपया ऐड कर दूंगा तो सी के बराबर हो जाएगा, तो मैंने वही किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ तक था, आपको यहाँ तक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर स्टिल आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है या आपको प्रैक्टिस करने के बाद कोई डाउट होता है, तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल है। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।